देखिए, बिहार के अंदर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आना है ना, तो कास्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूं कह सकते हैं कि कास्ट लाइन ही डिसाइड करती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी। नो डाउट इसके कारण बिहार में लोअर कास्ट का राइज तो देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल बिहार का डेवलपमेंट रुक चुका है। एक वक्त ऐसा था कि बिहार इंडिया का सबसे विकसित राज्य था, पर आज का सिचुएशन ये है कि सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार बन चुका है। तो आखिर किस तरीके से ये पॉलिटिकल लैंडस्केप ने बिहार के रिच इतिहास को ही बदल दिया और आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य कैसे है, इस वीडियो के अंदर हम उसी राइवलरी को देखेंगे। एक बात आप कंफर्म कीजिएगा, ये वीडियो किसी भी कास्ट या रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है, मैंने सारा सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं लाइन बाय लाइन वहीं से बोल रहा हूं, आप लोग एक बार पढ़कर कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। नाइनटीन 1930 आते आते बिहार के अंदर लोअर कास्ट को ऐसा महसूस होने लगा था कि सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें इक्वल मौका कभी मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए तीन कास्ट यादव, कोयरी और कुर्मी मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम था त्रिवेणी संघ। ये नाम इलाहाबाद के उस जगह से इंस्पायर था जहां पे तीन नदियां आकर मिलती थी और इनका मकसद ये था कि बिहार के अंदर इनको भी इक्वल राइट्स मिले। 1937 में जब ब्रिटिश प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे तो बिहार का पहला प्राइम मिनिस्टर श्री कृष्ण सिन्हा को बनाया गया था। उस वक्त सीएम नहीं हुआ करता था, इसीलिए पीएम बनाया गया था। पर उसी के साथ आरा और शहादाबाद में ये त्रिवेणी संघ ने कुछ सीटें हासिल कर ली थी, पर उस वक्त अपर कास्ट की डोमिनेंस काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया और इनका जो इफेक्ट था त्रिवेणी संघ का, इस इफेक्ट को एबोलिश कर दिया। और यही वो पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पे बिहार के अंदर कम्युनलिज्म की बीज बो दी गई। लोअर कास्ट को ऐसा लगने लगा कि उन्हें आगे चलकर कभी भी मौका नहीं मिलने वाला है। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ, उसमें भी बिहार का काफी ज्यादा साथ था। और फाइनली 1946 के अंदर जब इंडिया को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया, ठीक उसी वक्त जो बिहार के पीएम थे श्री कृष्ण सिन्हा ने जमींदारी सिस्टम को ही एबोलिश कर दिया। जमींदारी सिस्टम वो सिस्टम था जहां पे ज्यादातर जमीन तो अपर कास्ट के हाथों में हुआ करता था, पर जो लोअर कास्ट के लोग थे वो उनके खेतों में काम करते थे, पर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के बजाय लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलता था और उन्हें सिर्फ काम करना पड़ता था। इसीलिए श्री कृष्ण सिन्हा अपर कास्ट से तो थे, पर उनकी पॉपुलैरिटी अपर कास्ट में भी कम हो चुकी थी। 1947 में इंडिया आजाद होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह डिसीजन लिया था कि इंडिया के अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 में होगा। फाइनली बिहार के अंदर भी फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है और क्योंकि श्री कृष्ण सिन्हा ऑलरेडी बहुत पॉपुलर लीडर थे बिहार के अंदर और कांग्रेस उस वक्त बहुत बड़ी पार्टी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिन्हा को ही बिहार का पहला सीएम बना दिया। बिहार के पहले सीएम के टेन्योर में उनको सारे सिस्टम को समझने में काफी ज्यादा समय लगने लगा और 1954 के अंदर ही लालू प्रसाद यादव, जो कि उस समय 6-7 साल के थे, वो अपने गांव फुलवरिया से आते हैं पटना, जो आगे चलकर बिहार का भविष्य लिखने वाले थे। वो अभी आगे आप लोग को मिलेगा। 1957 में जब दोबारा जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें श्री कृष्ण सिन्हा को ऐसा लगने लगा कि उनका ओपोनेंट अनुराग नारायण सिन्हा उन्हें हरा देने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अनुराग से ये कही कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इलेक्शन जीतने वाले हो तो तुम उन्हें क्लियर कर दो, वो अभी ही पॉलिटिक्स छोड़कर हरिद्वार चले जाएंगे और संन्यास ले लेंगे। पर फाइनली रिजल्ट कुछ और ही होना था। श्री कृष्ण सिन्हा 145 सीट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर आ जाते हैं और 105 सीट के साथ अनुराग सिन्हा सेकंड पोजीशन पर रहते हैं और फाइनली बिहार का दूसरा बार भी चीफ मिनिस्टर कृष्ण सिन्हा को ही बना दिया गया, जो कि एक अपर कास्ट थे। पर उन्होंने अपने सेकंड टेन्योर में बिहार का काफी डेवलपमेंट किया। उनके ही टेन्योर में बिहार रिफाइनरी बनाई गई, जो आज की डेट में भी बिहार में हजारों जॉब्स प्रोड्यूस करती है। बिहार में ही बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया, आज वो झारखंड में है, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार एक साथ था। इसी के साथ कोसी डैम बनाई गई, इसी के साथ दामोदर वैली बनाई गई, सिंदरी इंजीनियरिंग बनाई गई, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन बनाई गई और ऐसे कुछ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए गए जो बिहार को डेवलप कर रहा था। पर बिहार के अंदर कास्ट की रेखा भी बढ़ती चली जा रही थी। 1959 में श्री कृष्ण सिन्हा ने नेहरू जी को ये बात बताई कि जो कास्ट लाइन है बिहार के अंदर कंटिन्यू बढ़ रहा है, इससे लोअर कास्ट और अपर कास्ट में काफी ज्यादा डिवीजन हो रहा है और इसका मेन कारण ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें ज्यादातर अपर कास्ट के लोग होते हैं और जो ट्रांसफर और जो पोस्टिंग हो रही है वो अपर कास्ट के इंटरेस्ट में हो रही है।
जिससे लोअर कास्ट को प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को नोटिस तो किया पर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना था कि जब इंडिया की आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त बिहार में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था वो अपर कास्ट के लोगों ने किया था, तो इसीलिए ओबीसी या फिर लोअर कास्ट के लोग जो हैं उनको ज्यादा मौका ना भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी उस वक्त कांग्रेस अपर कास्ट पॉलिटिक्स ही कर रही थी। इसीलिए 1989 में जब भागलपुर राइट हुआ था उसके बाद से आज तक कांग्रेस बिहार में पावर में ही नहीं आई है। आगे आप लोग को भी पता चलेगा। वहीं 1960 आते आते बिहार के अंदर भी सोशलिस्ट मूवमेंट काफी तेज हो चुका था और सोशलिस्ट मूवमेंट को बिहार के अंदर लीड कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर, जो कि एक बार्बर कम्युनिटी से आते थे और लोअर कास्ट के इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। उसी के साथ रामानंद तिवारी, जो कि थे तो अपर कास्ट के लिए पर लोअर कास्ट की इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। 1961 में श्री कृष्ण सिन्हा की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने सीएम पोस्ट से रिजाइन कर दिया और यही वो पॉइंट था जिस वक्त बिहार की डेवलपमेंट की जगह कास्ट का रूल होना चालू हो गया। एक्चुअली उसी वक्त पैन इंडिया लेवल पर राम मनोहर लोहिया, जो कि एक बहुत बड़े लीडर थे, वो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे थे और जय प्रकाश नारायण, जो कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किए थे, जो कि एक इन्फ्लुएंसर लीडर थे, वो भी लोअर कास्ट के लिए लड़ाई कर रहे थे और एक तरफ सीएम से रिजाइन कर दिया गया। तो कांग्रेस को यह डिसीजन लेना था कि आखिर सीएम का फेस किसका होगा, क्योंकि इलेक्शन भी उस समय नजदीक आ रहे थे। तो उन्होंने दीप नारायण सिन्हा को सीएम तो बना दिया गया पर 17 डेज बाद इन्हें वापस से हटाकर विनोदानंद झा को सीएम बना दिया गया। फाइनली 1962 में जनरल इलेक्शन हो जाता है और वापस से कांग्रेस पावर में आ जाती है और उस वक्त विनोदानंद झा सीएम बन जाते हैं। पर लोअर कास्ट की राइज उस वक्त देखने को मिल चुकी थी, तो ये डिसीजन हुआ कि इस बार कांग्रेस लोअर कास्ट को ही सीएम बनाएगा। तो बीरचंद पटेल को सीएम का फेस के लिए चुना गया, पर उनके ही कुछ करीबी ने अपना ही सपोर्ट बीरचंद पटेल यानी लोअर कास्ट से खींचकर अपर कास्ट के एक लीडर श्री कृष्ण बल्लभ सहाय को दे दिया और फाइनली कृष्ण बल्लभ सहाय 1963 में बिहार के सीएम बन जाते हैं। एक तरफ सोशलिस्ट मूवमेंट काफी तेज हो चुका था और बिहार के अंदर एक नई पार्टी उभर कर आ रही थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे कर्पूरी ठाकुर, जो कि लोअर कास्ट से थे। वहीं दूसरी ओर पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस की कंटिन्यूअसली लीडरशिप बदल रही थी और इंडिया के ऊपर वार पे वार हो रहे थे। 1962 चाइना वार, 1965 इंडो पाकिस्तान वार और इसके बाद से डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री की। 1965 में जब राम मनोहर लोहिया प्रोटेस्ट कर रहे थे साइलेंटली, तो उनके प्रोटेस्ट में पुलिस ने डायरेक्टली लाठी चार्ज कर दिया और बहुत सारे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। इसके बाद 1967 में श्री कृष्ण बल्लभ सहाय पे मल्टीपल करप्शन के आरोप लगे। उनका बैंक बैलेंस 1947 में जो 6 रुपीस था वो 1967 आते आते 6 लाख तक क्रॉस कर चुका था। उनके नाम पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज पटना के अंदर मिले, हजारीबाग के अंदर मिले, जो आज की डेट में झारखंड में है, और इसके पीछे का जो हाथ मिला वो था राम मनोहर लोहिया का। और फाइनली कृष्ण बल्लभ सहाय के टेन्योर के एंड तक एक और बात हो चुकी थी। एक वक्त दुशाद महासभा चल रही थी, जो पासवान कम्युनिटी होती है, ये स्पेशली उनका होता है। उसमें कृष्ण बल्लभ सहाय जब गए, उन्होंने कहा कि वो इस मीटिंग को लीड करेंगे, पर पासवान लोगों ने उन्हें डायरेक्ट रिटालिएट कर दिया और उनको ये बात कही कि ये एक सभा सिर्फ और सिर्फ पासवान लोग यानी दुसाद लोग ही लीड कर रहे थे। और ये वो फर्स्ट पॉइंट था जहां पे पहली बार लोअर कास्ट ने अपर कास्ट को रिटालिएट किया था। साथ ही में 1967 5 जनवरी को पटना यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट यूनियन के लीडर दीनानाथ पांडे को कृष्ण बल्लभ सहाय के ऋण में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे स्टूडेंट्स के अंदर भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और स्टूडेंट ने भी ये प्रण ले लिया कि इस बार कृष्ण बल्लभ सहाय और कांग्रेस को पावर में ही आने नहीं दिया जाएगा, जो आगे चलकर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हुआ। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर सीपीआई और जनसंघ मिलाकर संयुक्त विधायक दल बना लेती है, जो 1967 के जनरल इलेक्शन में 8 स्टेट्स में पावर में आ जाती है और एसएसपी, जो कि बिहार के अंदर थी, वो 68 सीट्स जीत जाती है। और ये वो फर्स्ट पॉइंट था जहां पे कांग्रेस की लीडरशिप हिल चुकी थी, कांग्रेस की जो मेजोरिटी थी वो खत्म हो चुकी थी और अब ये डिसीजन लेना था कि आखिर जो सीएम का फेस होगा वो किसका होगा। इसके लिए जो कर्पूरी ठाकुर थे, जो लोअर कास्ट से आते थे, उनको सीएम का फेस के लिए चुना गया, पर इनके ही करीबी ने बीपी मंडल, जगदेश्वर प्रसाद और रामानंद तिवारी ने इनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि महामाया प्रसाद सिन्हा को सपोर्ट किया और कर्पूरी ठाकुर की जगह वापस से अपर कास्ट के लीडर को ही सीएम बना दिया गया एसएसपी के ऋण में। ये बात लोअर कास्ट को खटकने लगी
तो महामाया प्रसाद सिन्हा को सीएम की पोस्ट से हटाकर बीपी मंडल को सीएम बना दिया गया। यही बीपी मंडल ने आगे चलकर एक मंडल कमीशन बनाते हैं, जो कमेटी होती है जो लोअर कास्ट के लिए कुछ ड्राफ्ट पेश करती है, जो आगे चलकर लालू प्रसाद यादव इस्तेमाल करते हैं और बिहार का पॉलिटिक्स ही बदल देते हैं। पर बीपी मंडल के भी 50 डेज के टेन्योर के बाद इनको भी सीएम पोस्ट से रिजाइन कर देना पड़ा और वापस से भोला पासवान शास्त्री को सीएम बना दिया गया। लेकिन इनके सीएम बनने के 99 डेज बाद ही बिहार के अंदर पहली बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और वो भी 10 महीने के लिए। इस टेन्योर के अंदर बिहार पे डायरेक्टली सेंटर रूल करता है। ये हटने के बाद वापस से जब जनरल इलेक्शन होता है, उस जनरल इलेक्शन में फिर से कांग्रेस पावर में आ जाती है और फिर से कांग्रेस अपर कास्ट पॉलिटिक्स करती है और हरिहर सिंह को बिहार का सीएम बना देती है। पर कांग्रेस फिर से लोअर कास्ट में अनपॉपुलर होने लगी थी। 116 डेज बाद वापस से कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और फिर से भोला पासवान शास्त्री को सीएम बना दिया जाता है। पर इनके सीएम के टेन्योर के 12 डेज बाद ही बिहार के अंदर दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और इस तरीके से बिहार का पूरा सिस्टम हिल चुका था। इसी के साथ एक तरफ 1967 में जब जनरल इलेक्शन चल रहा था, उसमें जगदीश महतो एक नाम का आदमी बिहार के अंदर जो लोअर कास्ट का था, वो जब वोट डालने गया, उसने ये देखा कि अपर कास्ट राजपूत के 2 युवा मिलकर जबरदस्ती लोअर कास्ट से दूसरी जगह वोट डलवा रहे हैं। उसने जब इस बात का अपोज किया तो उन्होंने मिलकर जगदीश को बुरी तरीके से पीट दिया। इसके कारण जगदीश 5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। पर हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसने ये डिसीजन लिया कि जो अपर कास्ट की डोमिनेंस है वो बिहार के अंदर से खत्म कर दिया जाएगा। और उसी वक्त इंडिया लेवल पे राइज हो रहा था नक्सलवाद का। इस वीडियो के अंदर जो नीतीश राजपूत ने बनाया है, आप डिटेल में समझ सकते हैं। उसने यानी जगदीश महतो ने चारू मजुमदार यानी जो नक्सलवाद के मेन लीडर थे, उससे जाकर वेस्ट बंगाल के नक्सलवादी में मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि बिहार के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिले। तो पहली बार जो नक्सलवाद बिहार में एंट्री किया था वो एकवरिया, जो कि भोजपुर है बिहार में, वहां से एंट्री किया था। और ये वो ऐसा वक्त चालू हो गया था जहां पे नक्सलवाद की आड़ में अपर कास्ट के जमींदारों को खुलेआम गोलियों से भुना जाने लगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट मल्टीपल मर्डर्स होने लगे, जो अभी आगे आप लोग को मिलने वाला है। और उसी वक्त 1969 में पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। और लालू प्रसाद यादव एक बहुत पॉपुलर लीडर बनकर उभरते हैं, इसीलिए उनको 3 जॉइंट सेक्रेटरी में से एक सेक्रेटरी रखा जाता है। इस पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जिस तरीके से बिहार के अंदर कास्ट का डिवीजन है, उसी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स के बीच में भी कास्ट का डिवीजन है। और इस बात को लालू प्रसाद यादव ने पकड़ लिया था और आगे चलकर इसी बात को नजर में रखते हुए बिहार के अंदर कास्ट के बेसिस पे डिवाइड एंड रूल स्टार्ट हुआ और बिहार का अवस्था बदल गया। तो आखिर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बिहार पे रूल किया, नीतीश कुमार की क्या टेन्योर रही, कितने बिहार के अंदर मर्डर्स हुए और बिहार का डेवलपमेंट किस तरीके से रुक गया, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।